Page 253, exemptions under international agreements. भाई कई दफा दो मुल्कों पर मुल्की लेवल पर यह मुआहिदा हो जाता है कि हमारे बंदे आपके मुल्क में गए, आपके बंदे हमारे मुल्क में आए तो इनकी इनकम्स माफ होंगी। अगर दो मुल्कों में मुल्की लेवल पर मुआहिदा हो गया तो फिर अगर चाइना के बंदे पाकिस्तान में आते हैं तो चाइना के बंदों को जो भी इनकम कमाई जाएगी वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट माफ करेगी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना वालों का मुल्की लेवल पे मुआहिदा हो गया है। और अगर मुल्की लेवल पे मुआहिदा नहीं हुआ तो फिर पॉइंट 2 और 3 में हम पढ़ेंगे कुछ और भी तरीके हैं बेनिफिट देने के। पाकिस्तान सोर्स इनकम which Pakistan is not permitted to tax under a tax treaty. Tax treaty का मतलब लिखें जरा। It is an agreement between two countries. It is an agreement between two countries where they agree to give relaxation, where they agree to give relaxation in respect of charging tax, where they give relaxation in respect of charging tax. उर्दू में भी लिख लें, मुल्की लेवल पे मुआहिदा। मुल्की लेवल पे मुआहिदा होगा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के इनकम्स को माफ कर देगा। दोबारा पढ़ें, पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स, जिस पे पाकिस्तान को टैक्स लगाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं इजाजत लगाने की? क्योंकि पाकिस्तान का मुल्की लेवल पे मुआहिदा हो गया, मैंने टैक्स नहीं लगाना, फिर आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। पॉइंट 2, अच्छा भाई, पाकिस्तान में कुछ सानिया हो गया, कुछ सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, तो एड एग्रीमेंट होगा, एड एग्रीमेंट बाहर के मुल्क से। उसमें ऐसी सूरत में बाहर के मुल्क से पैसे भी आएंगे और अरबी भी आएंगे, और जो अरबी लोग होंगे वो आके हेल्प भी करेंगे। हाथ पकड़ाओ भाई, तुम सैलाब में हो, चलो हाथ पकड़ाओ, हिम्मत करो। तो पैसे भी भेजेंगे और अरबी भी भेजेंगे। ऐसी सूरत में जो अरबी लोग हैं पाकिस्तान में वो कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे होंगे। जाहिरी बात है, वो जो पाकिस्तान में काम करने आए हैं तो सऊदी अरब वाले देखते हैं पैसे किसने देने हैं। सऊदी अरब वाले जो पाकिस्तान को ग्रांट देंगे, पाकिस्तान वाले उसी ग्रांट में से कुछ तनख्वाह के तौर पे उनको ही दे देंगे कि भाई आप आके यहाँ सर्विसेज दे रहे हो। तो वो जो उनको तनख्वाह मिलेगी उनके काम की वो माफ है, अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं। उसमें एक शर्त यह है कि सैलाब ज़दगान को अगर 4 अरबी निकालने आए, 4 स्पेशल अरबी, ताकतवर किस्म के, ऊंट का गोश्त खाते थे, तो 4 अरबी अगर निकालने आए तो 4 अरबी की जितनी तनख्वाह है, सैलरी, इनकम, वो माफ होगी। अगर पहली शर्त यह है उनका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पहली शर्त है, ये ना हो पाकिस्तान में आके उसी के हो जाए। पाकिस्तान में उनका स्टे 183 डेज से कम होना चाहिए। दूसरी शर्त, अगर मुआहिदा बाहर के मुल्क के साथ है तो उनके पास बाहर के मुल्क का सिटीजनशिप होनी चाहिए, बाहर के मुल्क का आईडी कार्ड होना चाहिए, अरबी आईडी कार्ड जेब में हो, ब्लू कलर का। और तीसरी शर्त, जो तनख्वाह दी जाएगी उन अरबियों को वो पाकिस्तान ने अपनी जेब से नहीं देनी, वो उस चंदे में से दी जाएगी जो बाहर के मुल्क से चंदे के तौर पे ग्रांट मिली थी। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो जो उनको यहाँ काम करने की तनख्वाह मिल रही है वो माफ है। ऐसा भी हो सकता है किसी कंट्री की तरफ से मदद ना आए, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मदद आ जाए, IMF की तरफ से मदद आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। पढ़े, सैलरी रिसीव्ड बाय, लिख लें अरबी शेख, इंडिविजुअल का नाम अरबी शेख हबीबी। सैलरी रिसीव्ड बाय अरबी शेख नॉट बीइंग अ सिटीजन। तेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड तो नहीं है? नहीं, मेरे पास पाकिस्तान का कहां से आईडी कार्ड आ गया?
मैं तो पहली दफा आया हूं और आया भी कसूर हूं। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट, ये माफ होगी, इफ मेंशन्ड इन मदद का एग्रीमेंट। ये जो मदद का एग्रीमेंट है किस किस के दरमियान हुआ है? बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट। या ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन गवर्नमेंट से माहिदा ना हो, किससे माहिदा हो जाए? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वेयर द अरबी इज ईदर आ, या रेजिडेंट भी हो सकता है। अगर सैलाब 185 दिन तक फैलता जाए तो फिर मजबूरी है, फिर तो वो भी इधर ही रहेगा। रेजिडेंट बिकॉज ऑफ सर्विस अंडर द एड एग्रीमेंट। अगर मदद के काम में ही 183 दिन से ज्यादा लग गए, तीनों आखिर में बैठो, जरा आज देखते हैं आप रात लेट क्यों आए, होते कौन लेट। पॉइंट बी, द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री, द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ऊपर से मिला के पढ़े, वेयर द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री, द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर एड एग्रीमेंट आपका बाहर के मुल्क के साथ है तो आपके पास बाहर के मुल्क की सिटीजनशिप होनी चाहिए। एंड द सैलरी, उसको जो आपने काम की तनख्वाह दी है, इज पेड फ्रॉम द फंड्स गिवन टू पाकिस्तान। वो जो फंड्स पाकिस्तान को मिले हैं उसमें से तनख्वाह देनी है, आपने किसी और पैसे से तनख्वाह नहीं देनी। जी भाई, एक साहब पहली रो में आ जाए, जल्दी करें। एक इधर सेकंड लास्ट रो में आए और एक थर्ड लास्ट रो में, दो बंदों की जगह बना दें अभी से। थर्ड लास्ट रो में इधर इधर हो जाए, बैग इधर करें, दो बंदों की जगह बना दें। जी, पॉइंट 3, पॉइंट 2 में बॉक्स लगा लें एड एग्रीमेंट, और पॉइंट 3 में बॉक्स लगा लें वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट। पॉइंट 3 में बॉक्स लगा लें वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट। अच्छा, कई दफा कोई हादसा नहीं होता कि एड एग्रीमेंट हो, मदद का एग्रीमेंट हो। कई दफा ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान वाले कहते हैं यार हमने ब्रिज बनाना है, हमने मोटरवे बनानी है, तो चाइना वाले कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, अगर आप हिम्मत करते हो ब्रिज बनाने की तो 50 करोड़ आपको हम देते हैं, बाकी कुछ बंदे भी भेज देते हैं आपके पास, तो 50 करोड़ भी हमारी तरफ से तोहफे में रखो, और कुछ बंदे हम भेज रहे हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे इस सारे काम के अंदर। अब अगेन उन बंदों को मिलने वाली जो अमाउंट है, इनकम है, वो माफ़ है अगर 3 शर्तें पूरी हो रही हों। पहली शर्त यह है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा हो उसमें जो पैसे डले हों वो पाकिस्तान ही पैसे ना डाले, बल्कि बाहर के मुल्क वाले भी थोड़े से पैसे डालें। अगर सिर्फ पाकिस्तान वालों ने पैसे डाले फिर मसला हो जाएगा, फिर उनको जो तनख्वाह मिल रही होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो चीनियों को। और वो जो चीनी आया है ब्रिज बनाने के लिए, वो चीनी 183 डेज से ज्यादा ना ले। हाँ, अगर मजबूरन ब्रिज बनाते बनाते 183 डेज लगे फिर और बात है। और तीसरी, जो चीनी को तनख्वाह दी जाएगी, वो जो बाहर के चाइना से जो पैसे आए हैं उसी में से उसको तनख्वाह दी जाएगी। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो वो जो चीनी है उसको जितनी चीनी दें, जितने आप पैसे देंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं होता कि वो सैलरी कमा रहा हो, कई दफा वो अपनी सर्विसेज देने आता है, इसलिए लॉ मेकर ने ब्रॉड लफ्ज यूज किया है एनी इनकम। 2 में लफ्ज यूज किया था एनी सैलरी। एनी इनकम रिसीव्ड बाय चीनी, लिख क्यों नहीं रहे? चीनी, शक्कर, एनी इनकम रिसीव्ड बाय चीनी वर्किंग एज अ चीनी और चीनी ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान shall be exempt if mentioned provided for in the bilateral, 2 मुल्कों के दरमियान माहिदा हुआ, और multilateral, 2 से ज्यादा मुल्कों के दरमियान माहिदा हुआ। और ये माहिदा हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बाहर की गवर्नमेंट के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बाहर के किसी इदारे के साथ हो, IMF और किसी इदारे के साथ हो। पहली शर्त ये है। अच्छा, इधर वो क्या कहते हैं, पहली शर्त कुछ और है, ऊपर कुछ और थी। इधर पहली शर्त ये है, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड्स गिवन। फंड से मुराद चंदा, वो जो चंदा आया है आपने उससे ब्रिज बनाना है, बाहर के मुल्क से जो चंदा आया है आपने उससे ब्रिज बनाना है। बी,
इंडिविजुअल इज इधर नॉन रेजिडेंट, वो जो चीनी है उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम होना चाहिए, या वो रेजिडेंट भी हो सकता है लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मुआहदे के काम करते करते उसको देर हो गई। और इनकम स्लैश सैलरी भी लिख सकते हैं आप, अगर सर्विसेज के पैसे हैं तो इनकम होंगे, अगर तनख्वाह है तो सैलरी होगी। द सैलरी इज पेड आउट ऑफ चंदा गिवन, उसको आपने तनख्वाह देनी है, वो जो चंदा मिला है बाहर के मुल्क से उसी में से आपने उसे तनख्वाह देनी है। सेक्शन 42, 43, 44 की ब्रॉड हेडिंग है एग्जेम्पशंस टू सर्टेन फॉरेन रेजिडेंट्स और फॉरेन सोर्स इनकम्स ऑफ रेजिडेंट्स। ये एक ब्रॉड हेडिंग बन सकती है 42, 43, 44 की। ओके जी, आए भाई अगली रो में आए, लास्ट रोज दोनों में जगह बनवाएं। लास्ट रो में एक बैग पड़ा हुआ है, उधर उठवाएं, जगह बनाएं, तो 2 लोग आ जाएंगे इधर। ये बैग पिछली रो में रखते हैं, जल्दी जल्दी 2 लोग आए। ओके, प्रेसिडेंट्स ऑनर। भाई ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग रुख इख्तियार करने वाला है और अभी इंशाल्लाह 5-7 मिनट में उठ के ये व्हाइट बोर्ड यूज करने लगा हूं, बोर ना हो, चैप्टर एकदम एक इंटरेस्टिंग रुख की तरफ मूव करने लगा है। सेक्शन 45 प्रेसिडेंट ऑनर। तो भाई आपको प्रेसिडेंट 2 तरीके से तोहफे दे सकता है, आप और प्रेसिडेंट और तोहफा हो, क्या ही बात है। वो आपको प्रेसिडेंट 2 तरीके से तोहफे दे सकता है। एक ये तरीका है कि वो आपको लमसम पैसे दे दे, दूसरा तरीका ये आपकी मंथली लगा दे। कौन सा पसंद करेंगे? अमाउंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, पॉइंट 1, एक तरीका ये है प्रेसिडेंट के तोहफा देने का, अलाउंस दे दे। अलाउंस होता है फिक्स्ड कैश, ये आपको फिर पर मंथ या पर ईयर मिलेगा। एनी अलाउंस अटैच टू एनी ऑनर, अवार्ड और मेडल। आपने सीए फर्स्ट टाइम में किया, उसने कहा यार ये मेडल तेरे लिए, मैंने भी ट्राई किया था, नहीं हुआ था। एन अलाउंस अटैच टू एनी ऑनर, अवार्ड और मेडल given to a person by president of Pakistan shall be exempt from tax। ये तो मंथली अलाउंस हो सकता है, लेकिन अगर मंथली अलाउंस नहीं दे रहा प्रेसिडेंट तो आपको लम सम भी 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं क्यूएम पास करने पे। एनी मॉनेटरी अवार्ड ग्रांटेड टू अ पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान shall be exempt from tax। सेक्शन 46 इंपॉर्टेंट है जरा, वैसे तो क्लास भर गई है लेकिन आ रहे होंगे इक्का दुक्का कोई, तो वेट कर लेते हैं जरा। 47, कभी कभी स्कॉलर आपको पता है कश्ती में बैठ जाता है, यानी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कॉलर कि उसको कश्ती में गवर्नमेंट उठा देती है। स्कॉलरशिप, ये देखें भाई आगे माशाल्लाह, स्कॉलरशिप। एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द खर्चे ऑफ खाना पीना। नहीं, स्कॉलरशिप खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता, खाया पिया उड़ाया, चलो भाई स्कॉलरशिप मिला, आ जाए यार आज कहाँ पार्टी करें। एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द खर्चा, कौन सी किताब खरीदें, ये होता है स्कॉलरशिप। हाँ भाई पैसे मिले, चल भाई कौन सी किताब खरीदें, कहाँ एडमिशन, ये होते हैं बच्चे, ये वहां में अच्छा, एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स इफ द स्कॉलरशिप इज पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय चाचू, इट विल नॉट बी एग्जाम्ड। अगर कॉलेज का प्रिंसिपल आपका चाचू निकला तो फिर कोई गड़बड़ है इसमें, फिर आप स्कॉलर नहीं है, फिर भी आपको शिप मिल गई है, तो इसके अंदर कोई मसला है। If the scholarship is paid directly or indirectly by associate, तो it will not be exempt। Associate की डेफिनेशन में हमने relatives की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो फिर मसला है, फिर टैक्सेबल है, वरना स्कॉलरशिप माफ है। Section 48 support payments under an agreement to live apart। शौहर ने बीवी को बुलाया, बानो आज से तुम अलग मैं अलग। ओके बानो, दरवाजा खोल दिया, जाए चलो भाई। 3 दफा मुंह से कोई फिक्रा भी बोल दिया तो मजाक में भी हमने तो सुना हो जाती है। एनी इनकम, और गुस्से में भी हो जाती है। एनी इनकम रिसीव्ड, लोग अजीब पागल लोग हैं, जाके कहते हैं मस्जिद में आते हैं जी गुस्से में हमने दे दी, तो भाई खुशी में कौन देता है? पागल लोग, यानी गपशप मारते हैं, हाँ बेगम पागल हो तुम। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ स्पाउस, कोई भी इनकम। अब बानो ने कहा मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी, उसने जाते हुए 10 लाख दे दिया, ये लोग बानो, अब वो 10 लाख पे टैक्स नहीं लगाना। कमिश्नर थोड़ा इस वक्त बड़ी परेशान है, 10 लाख पे टैक्स ना लगाओ तुम, कि ये इस पे भी चलो भाई 10 लाख, अच्छा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चलो भाई टैक्स। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ स्पाउस, अच्छा स्पाउस दोनों सूरतों में होते बानो बड़ी तगड़ी हो, बानो के शोर जा, शोर के मैं मेरा क्या बनेगा, मैं तो घर जवाई हूं, मेरा क्या बनेगा। तो बानो ने कहा ये ले पकड़ 5 लाख, जा अपनी जिंदगी गुजार ले, कुछ छोटा मोटा कारोबार कर ले।
फिर भी पैसे चाहिए हो तो मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन प्लीज जा। तो स्पाउस दोनों मानों में है। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ स्पाउस एज अ सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव फॉर अवे, बस दूर दूर, shall be exempt from tax. Okay. Section 46 प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, इसमें याद रखिएगा सेक्शन 48 वाले पैसे लमसम मिले या थोड़े थोड़े मिले, दोनों सूरतों में माफ है। और जो मर्जी मिले, चाहे बेनिफिट कैश में मिले चाहे इन काइंड मिले, चाहे आप जाते हुए लैपटॉप पकड़ा दें, फ्रिज पकड़ा दें, जो भी चीज आप दे दें उसको तोहफे में, इन काइंड भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है, सब माफ है। और लमसम भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, सब माफ है। जितना मर्जी घुमाए फिर आए, आपने कहना है बस जो भी सपोर्ट में मदद है, जो भी मदद में पैसे मिले हैं वो सारे माफ हैं, क्योंकि 2-3 तरीके से पास पेपर में उसने ये टेस्ट किया हुआ है। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन डेट सेक्शन 46। एक लोकल कंपनी है, उसको जरूरत पड़ी फॉरेन लोन की। लोकल कंपनी ने फॉरेन लोन लिया। नाउ कैथ, माइकल एंड जॉन विल प्रोवाइड लोन। ये लोग लोन देंगे बाहर के मुल्क में, जर्मनी में रहते हैं ये लोन देंगे। हमारी लोकल कंपनी पीटीसीएल को लोन की जरूरत थी। पीटीसीएल पेड इंटरेस्ट। पीटीसीएल इस लोन पे क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। इट इज नॉन रेजिडेंट्स इनकम। जी बिल्कुल, पीटीसीएल के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और नॉन रेजिडेंट के लिए ये इंटरेस्ट इनकम होगा। तो अब सवाल ये है कि ये लोग हमें क्यों लोन दें, पाकिस्तान की कंपनी को क्यों लोन दें? तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा यार खुदा के लिए लोन दे दो, पीटीसीएल को बड़ी जरूरत है इस वक्त लोन की। अगर तुम लोन देते हो तो हम तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम को बोले माफ कर देते हैं। यानी इंटरेस्ट इनकम जितनी भी मिली सारी की सारी तुम ले लेना, तुमसे उस पे हम टैक्स नहीं मांगेंगे। तो बताएं, लोकल कंपनी आमतौर पे तो फॉरेन लोन लेती नहीं। अगर लोकल कंपनी फॉरेन लोन ले तो 4 शराइत अगर पूरी कर दे तो नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। लोकल कंपनी इंटरेस्ट को क्या कहेगी? एक्सपेंस। और नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट को क्या कहेगा? पढ़े। प्रॉफिट ऑन डेट, आगे हेडिंग को अच्छा करें। प्रॉफिट ऑन डेट अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट। प्रॉफिट ऑन डेट अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट, ये चैप्टर एग्जेम्पशंस का चल रहा है। एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय, लिखें ऊपर, माइकल, जॉन, लिख लें। एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय माइकल जॉन, कॉमा जॉन। माइकल बेटा, जॉन अब्बू नहीं है। एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय माइकल, कॉमा जॉन, ईटीसी, भाई है उनका छोटा, रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट ऑन अ सिक्योरिटी इशूड। सिक्योरिटी इशू से मतलब लोन इशूड, लोन इशू किया, लोन के बदले कुछ नोट्स होते हैं आप इशू करते हैं, यानी वो शेयर सर्टिफिकेट्स की तरह एक सफा होता है सबूत के तौर पे, डिवेंचर्स की तरह। ऑन ए सिक्योरिटी इशूड बाय रेजिडेंट लोकल कंपनी, पाकिस्तान वाली कंपनी को जरूरत है। जो जरूरी नहीं, रेजिडेंट ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो बाहर के मुल्क से आई हो और डायरेक्टर्स इधर हो, वो रेजिडेंट बन जाए। बाय रेजिडेंट shall be exempt from tax। बोलें, if the persons are not, अगर पीटीसीएल वाले और ये लोग आपस में रिश्तेदार नहीं है,
पहली शर्त। दूसरी शर्त, द सिक्योरिटी वॉज वाइडली इशूड। जी बाहर के मुल्क से बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। बाहर के बैंक से अगर आपने लोन लिया तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाहर के बैंक से लोन नहीं ले सकते। वाइडली इशूड का मतलब है वाइडली, जनरल पब्लिक से लोन लेना है आपने। द सिक्योरिटी वॉज वाइडली इशूड, लिखें जनरल पब्लिक से लोन लिया। अच्छा, लोन लिया किसने? सिक्योरिटी वॉज इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन। और ये लोन लिया कहां? आउटसाइड पाकिस्तान। लोन लिया कहां? आउटसाइड पाकिस्तान। फॉर रेजिंग रेजिडेंट, सॉरी, द सिक्योरिटी वॉज इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान। सिक्योरिटी भी बाहर इशू की और लोन भी बाहर ही मिला। लेकिन लोन बाहर की ब्रांच में इस्तेमाल नहीं करना अगर आपकी बाहर के मुल्क में ब्रांच है। लोन शुड बी यूज्ड इन अ बिजनेस इन पाकिस्तान। बड़ा अच्छा टेस्ट में सवाल है आज यूपी का। द लोन इज यूज्ड इन अ बिजनेस इन पाकिस्तान। लोन पाकिस्तान के बिजनेस में यूज करना। इंटरेस्ट वॉज पेड। अगर माइकल कह दे मेरा अकाउंट पाकिस्तान में है, बैंक अकाउंट, और जॉन कह दे मेरा बैंक अकाउंट तो बाहर ही है, तो फिर माइकल को इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, जॉन को इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगली शर्त यह है कि जो आपने इंटरेस्ट देना है वो पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बाहर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। सॉरी, बाहर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। द इंटरेस्ट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान। और आखिरी शर्त, द सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ये सारा लोन का अरेंजमेंट किससे अप्रूव कराना है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सारा लोन का अरेंजमेंट अप्रूव कराना है। पढ़ें जी चार शराइत। जी वो कैसे? वो तो इनकम ही नहीं है ना। नहीं, वो तो इनकम ही नहीं होती प्रिंसिपल जी। इधर हो जाओ थोड़ा सा। जी भाई आए, फर्स्ट रो में आए। इधर आए दो बंदे, इधर जगह बनाओ एक। ये एसी चलाएं, ये वाला। जी अगर पाकिस्तान की कंपनी को बाहर के मुल्क से लोन लेने की जरूरत पड़े तो जो बाहर के बंदों को इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो माफ है अगर चार शर्तें पूरी हो जाएं। पाकिस्तान की कंपनी और बाहर के मुल्क का बंदा आपस में रिश्तेदार। दूसरी सूरत, दूसरी शर्त, सिक्योरिटी बाहर के मुल्क में इशू हो, पैसा भी बाहर ही इकट्ठा हो, लेकिन पैसा यूज पाकिस्तान वाली ब्रांच में हो, पाकिस्तान के अंदर हो। तीसरी शर्त, भाई फर्स्ट रो में आ जाओ। तीसरी शर्त, इंटरेस्ट बाहर के मुल्क में पे करना है। चौथी शर्त, सिक्योरिटी को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्रूव करे। चलें जी, वो सेक्शन आ गया इंटरेस्टिंग जिसका इंतजार था। उर्दू में जरा लिख लें, बाहर के मुल्क में जो इंटरेस्ट पे करें तो नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम माफ होगी। फिर याद नहीं रहता। बाहर के मुल्क में इंटरेस्ट पे करें तो नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम माफ होगी। हो गया भाई मोबाइल यूज माशाल्लाह। अच्छा मिस्टर सिम्पसन जो कि इंग्लैंड का एक बाशिंदा है, (2010, 11, 12)
सिम्पसन बड़ा हुआ और अपनी आला तालीम इसने इंग्लैंड से हासिल की। इसकी माँ ने मरते हुए एक ख्वाहिश जाहिर की, यू सिम्पसन आई वांट that you should search a job in Pakistan. जब तुम पैदा हुए थे तब मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, आज मैं मर रही हूं, मैंने कहा जाने से पहले तुम्हें बता दूं कि तुम नौकरी करना तो पाकिस्तान में करना, वरना कोई फायदा नहीं। बस फिर समझ लो अपनी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी अगर पाकिस्तान में नौकरी नहीं की। और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं जा रही हूँ इस दुनिया में, तुमने भी जाना है सिम्पसन, सोचते मेरे से पहले चले जो पता कोई नहीं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है जाते जाते कि नौकरी करना तो पाकिस्तान में करना। सिम्पसन बड़ा फरमाबरदार बच्चा था, फरमाबरदार बच्चा, मान गया। ठीक है अम्मा, ठीक है, बाय बाय। अम्मा चली गई, सिम्पसन आ गया पाकिस्तान और इनकम फ्रॉम सैलरी इसने कमाना शुरू की। राइज में ये टीचर लग गया क्यूएम का। चलिए ठीक है, फंक्शनल उर्दू का टीचर लग गया। अच्छा भाई, अब राइज के अंदर ये टीचर लग गया, इनकम हम सैलरी कमाई। इसका स्टे पाकिस्तान में ये 2.5 years। इनकम फ्रॉम सैलरी 12 लाख, 15 लाख, 9 लाख, और छोड़ के चला गया 2012 में, छोड़ के चला गया। अब मैंने सीख लिया कि हम बाहर जाके आप तजर्बा करता हूं ACCS पे। अच्छा जी, और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कमा रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है। इसका इंग्लैंड में फ्रैंकफर्ट स्ट्रीट में, इंग्लैंड में फ्रैंकफर्ट स्ट्रीट में इसकी दुकान है 7 नंबर, वहां पे ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है और इसका नाम उसने रखा हुआ है सिम्पसन जनरल स्टोर। प्रिंसिपल साहब को जाके कहते हुए जाके, प्रिंसिपल साहब इंग्लैंड के भी आएगा तो सिम्पसन जनरल स्टोर को पता कीजिएगा, मिल गया तो आइएगा फिर। अच्छा, तो ये सिम्पसन जनरल स्टोर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है वहां पे। अब ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है बाहर के मुल्क में, 12 महीने पाकिस्तान रहा, 12 महीने पाकिस्तान रहा, चलें 7 महीने पाकिस्तान रहा। अब ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है बाहर के मुल्क के अंदर, तो वहां पे अपना कोई एम्प्लॉय छोड़ के आया हुआ है। भाई उत्ते हुए क्या करना यार, ओ भाई ने फीस दी थी, ओ भाई ओ ग्रीन, अस्सलाम वालेकुम। सिम्पसन की बात हो रही थी, सिम्पसन सुना था, उसके बाद सो गए। अच्छा, ये प्लीज ये जो इतवार आप दाएं बाएं जाया करते हैं टाइम, उसकी वजह से सोमवार को सोए होते हैं। अच्छा, तो अब सिम्पसन साहब ने बाहर के मुल्क में इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई, बाहर कोई अपने एम्प्लॉयज छोड़ाया हुआ था, ठीक है, कोई जॉन शॉन, कोई माइकल शाइकल, कोई अपने एम्प्लॉयज छोड़ाया हुआ था। तो 3, 7, 8 ये बाहर के मुल्क की इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसने कहा माशाल्लाह बाहर ही बड़ा कमाने लग गया हूं मैं, तो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। दुकान ग्रोथ कर रही है, रोका ना तो ये 50 पे चली जाएगी। अच्छा जी, अब सवाल ये राइज होता है कि ये बंदा कौन है, तो जवाब ये है रेजिडेंट, रेजिडेंट, रेजिडेंट। क्योंकि हमने पढ़ा था जो बंदा 183 डेज से ज्यादा रहे ही विल बी कंसिडर्ड एज, और जनरल रूल ये है कि रेजिडेंट की दोनों इनकम टैक्सेबल है, पाकिस्तान सोर्स भी, फॉरेन सोर्स भी। अगर ये 3 शराइत, जनरल रूल ये है कि इमरान खान को 15 लाख पे टैक्स दे, ये इमरान खान को 22 लाख पे टैक्स दे, ये इमरान खान को जो है वो 17 लाख पे टैक्स दे, ये जनरल रूल है, ये इसकी टैक्सेबल इनकम है। लेकिन अगर 3 शर्तें पूरी कर देता है तो एक रिलैक्सेशन है, अगर 3 शर्तें पूरी कर देता है तो एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है कि कौन सी इनकम माफ हो जाएगी, फॉरेन सोर्स, अगर 3 शर्तें पूरी कर देते हैं। पाकिस्तान में नौकरी करने आया, पहली शर्त नौकरी की नियत से आया,
ये बात इनकरेज करने के लिए बनाया गया ताकि लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आके। पाकिस्तान में नौकरी करने आया, लॉ बनाने वाला तो दूर की सोचता है ना, उसको नए पाकिस्तान का पता था, तो उसे पता था कि लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। तो पाकिस्तान, ये पीएमएलएन वाले हंस रहे हैं, तो पाकिस्तान में नौकरी ढूंढने आया है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, थोड़े थोड़े पीटीए वाले भी हंस रहे थे अब तो। अच्छा, दूसरी शर्त ये है कि आप जो है वो पाकिस्तान का स्टे 3 साल से कम है, ये एक शर्त है। ये नहीं कि आगे रही इधर ही नहीं, फिर नहीं, पाकिस्तान में आपका स्टे ओवरऑल कितने साल से कम है। और तीसरी और आखिरी शर्त, जो बाहर के मुल्क में पैसा कमा रहे हैं वो सिम्पसन अपनी बेगम को कह के आएगा कि तुम बाहर के मुल्क की इस पैसे को रखना, पाकिस्तान ना भेजना इस पैसे को। और अगर पैसा पाकिस्तान मंगवा लिया तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो पैसे को आपने पाकिस्तान की हवा नहीं लगने देनी, कराची के साहिल की भी हवा लग गई मसला हो जाएगा। पैसे को आपने पाकिस्तान नहीं मंगवाना। हाँ, अगर आपने 3 में से 1 मंगवाया पाकिस्तान, तो फिर 12 जमा 1 13 पे टैक्स देना पड़ेगा, फिर सारे पे नहीं देना पड़ेगा, जितना मंगवाया पाकिस्तान उतने पे टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 शर्तें आपको एक वक्त में पूरी करनी है। नंबर 1, आपका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम होना चाहिए, आपकी नीयत थी नौकरी करने के लिए आना, और तीसरी शर्त यह है कि पैसा आपने पाकिस्तान में नहीं मंगवाना। अगर ये 3 शर्तें पूरी करेंगे तो कौन सी इनकम माफ होगी? नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं, हर फॉरेन सोर्स इनकम माफ है। ये तो मैंने मिसाल दे दी ना, बाहर के मुल्क में कैपिटल गेन भी कमा रहा होगा, शेयर्स भी बेच रहा होगा, हर फॉरेन सोर्स इनकम माफ है। तो ये रेजिडेंट्स को बेनिफिट अवेलेबल है कि इनकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या है, माफ है। सेक्शन की हेडिंग पढ़ें, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ, क्या मतलब समझ आई बात? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। शॉर्ट टर्म क्यों है? और इनकम कौन सी वाली सिर्फ माफ होने लगी है? फॉरेन सोर्स। चलें जी, यू हैव 1 minute टू नोट इट डाउन, नॉट मोर देन दैट। आई कैप 3 साल का लफ्ज यूज नहीं करा आजकल, 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल के लिए आया बंदा, इस तरह का लफ्ज यूज करता है। पर 3 साल से कम के लिए आना है। कई दफा 3 साल का लफ्ज यूज नहीं करता, आने और जाने की डेट बता देता है, वहां से पता चल जाता है कि अरसा कितने से कम है, 3 साल से कम है।
जी सेक्शन 50 द फॉरेन सोर्स इनकम, बाहर के मुल्क में कमाई गई इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की, विल बी माफ, इस पे इसने टैक्स नहीं देना। बाहर के मुल्क में कमाई गई इनकम पे इसने टैक्स नहीं देना। इफ ही इज रेजिडेंट सोली बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंट बनने की वजह क्या है? एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने आया और कोई वजह नहीं है। एंड ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग, टोटल स्टे इसका पाकिस्तान में 3 साल से कम होना चाहिए। 2 however under following circumstance foreign source income will be chargeable। 2 में सिर्फ बी पढ़ें। any foreign source income brought into or received in पाकिस्तान, पाकिस्तान में डायरेक्ट आपको मिली या आपने किसी तरीके से पाकिस्तान मंगवा ली, आपने घर वालों को कहा भाई पैसे पाकिस्तान भेजो मुझे जरूरत है, जितने पैसे आपने मंगवाए उतने पैसों पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये बात लिख लें, जितने मंगवाएंगे पाकिस्तान उतने टैक्सेबल होंगे, सारे नहीं टैक्सेबल होंगे, जितने पैसे आप मंगवाएंगे वो टैक्सेबल होंगे। मेन बात खत्म हो गई है। अब 2A कोई इतना खास बात नहीं है, ना कभी पास पेपर में उसने टेस्ट की है, बल्कि थोड़ा सा एक अजीब सा ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए 2A को फिलहाल छोड़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं अभी, लेकिन पुराना रिवाइज कर लेते हैं। जी हमने ये पढ़ा है कि अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल है, लेकिन अगर 3 शर्तें पूरी हो जाए तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम माफ है। वो करने आया नौकरी, स्टे उसका पाकिस्तान में 3 साल से काम में, और तीसरी शर्त वो ये पूरी करे कि पैसा पाकिस्तान में ना लाए। ये तीनों शर्तें अगर पूरी कर देगा तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम माफ हो जाएगी। जी पास पेपर का सवाल इसमें देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री बल्कि आप खुद कीजिएगा, 3 होमवर्क में लिखें। 4 पढ़ें, 3 में अंडरलाइन कर लें दूसरी लाइन में 2 years, 3 में अंडरलाइन कर लें दूसरी लाइन में 2 years। 4 में आए, एक्सप्लेन अ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ, एक्सप्लेन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ। अच्छा पेपर में ये सेक्शन पकड़ना बड़ा आसान है, पता चल जाता है फॉरेन सोर्स इनकम का लफ्ज आया इसी में से कोई होगा। बच्चे कहते हैं पेपर में ये पकड़ा नहीं गया, ये कहां से पूरी किताब में से आया था। मैं तो अभी चैप्टर में डाल दिया इसलिए आपको पता चल गया चैप्टर का सवाल है, करा भी साथ ही रहा हूं, लेकिन पेपर में इसको पकड़ना बड़ा आसान है। याद रखिएगा फॉरेन सोर्स इनकम का लफ्ज आएगा तो आपके जहन में ये सेक्शन आ जाना चाहिए। अगर 3 शराइत पूरी हो रही हुई तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम फॉर टैक्स ईयर 2017। टैक्स ईयर 2017 का क्या मतलब है? 1 जुलाई 16 से 30 जून 17 अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। इसका मतलब है नीचे वाले बंदे अलग अलग हैं, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दो अलग अलग सवाल है। जोसेफ a साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच इज वर्किंग इन पाकिस्तान अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी कमाने आया, एक शर्त पूरी होगी,
अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंस 20 जुलाई 14, सिंस 20 जुलाई 14। देख लेते हैं, ये है 20 जुलाई 14 और हमारा साल ये है, 3 साल से कम है, 3 साल से कम है, 3 साल से 20 दिन कम है। यहां पे खड़े होके 3 साल अभी नहीं हुए, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ें। टैक्स ईयर 17 है, टैक्स ईयर 17 है, आया कब है? 20 जुलाई। अगर 20 जुलाई 14 को आए और मैं 30 जून 17 पे खड़ा हूं तो अभी 3 साल पूरे नहीं हुए। ड्यूरिंग 17 ही अर्न्ड फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका एंड ब्रॉट 25% ऑफ इनकम टू पाकिस्तान। जी भाई, फॉरेन सोर्स इनकम इसकी 100% होगी, उसमें से 75% नॉट ब्रॉट एंड 25% ब्रॉट। इस साल और इस साल का डाटा नहीं दिया हुआ। 17 के साल में बाहर के मुल्क में कमाया कितना ये भी नहीं बताया हुआ। 75% नहीं लाया, 25% लाया है। जी भाई क्या कमेंट करके आएंगे? पहले तो सेक्शन लिख के आएंगे ना सारा कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ ही इज हियर ओनली फॉर अर्निंग सैलरी इनकम, if he stays for a period of less than 3 years and he does not brought money in Pakistan. In this case, अब सिनेरियो से लिंक करेंगे। In this case, as he brought 25% of money in Pakistan, so it will be taxable. However, the remaining will still remain exempt. बाकी माफ रहे। सैलरी का जिक्र कर सकते हो, तो सैलरी अर्नड इन पाकिस्तान विल बी टैक्सेबल। सैलरी का, हाँ सैलरी का जिक्र कर दो, सही कह रहे हो आप। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, सैलरी का भाई क्यों पूछ रहे हैं, पहली लाइन पढ़ी है इन्होंने। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच इज वर्किंग इन पाकिस्तान अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो पाकिस्तान की सैलरी इनकम है ना, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा इट इज टैक्सेबल। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन करके ये तो टैक्सेबल होगी। जी हजरात क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? ओ हाँ ठीक है भाई, आप हजरात बहुत बारीकी से देख रहे हैं, बिल्कुल सही। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। अगर सवाल होता है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट तो फिर आप लिख देते दोनों, और किसी ने घुमाना है तो घुमाए। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन 3 आप हजरात कर लीजिएगा और क्वेश्चन 5 भी आप कर सकते हैं और क्वेश्चन 6 भी आप कर सकते हैं। 6 तो पता नहीं अब करके आए नहीं करके आए, ये आप ही जानते हैं, ये मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया है या अभी भी नहीं करना। बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर में से, सिनेरियो बेस्ड सवाल आ रहे हैं। ओके, सेवन भी आप कर सकते हैं। 7 में मैं सेक्शन नहीं बताऊंगा कौन से, वो आप खुद देखेंगे। ओके आ जाए जी वापस जिथे थी। अच्छा जी 50 के 2 का ए, 50 के 2 का ए, ये कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एक और किस्म से, एक और तरीके से हमसे खींच रहे हैं। फर्ज करें ये इसका जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर पे ये बेच रहा है बिस्किट, निम्को, टॉफिस। अच्छा जब पाकिस्तान आया ना, तो पाकिस्तान आके पता चला इसको कि मुल्तान के मैंगो बड़ा जबरदस्त है। तो ही विजिटेड मुल्तान एंड आस्क्ड अबाउट मैंगोज, तो पीपल सेड मैन आर गोइंग, उसने कहा नहीं मैंगोज, तो मुझे मैंगोज चाहिए। तो अब उससे जब मैंगो मंगवाए, यार जबरदस्त किस्म के, हमारे तो आर्टिफिशियल मैंगो निकलते हैं, ये कैसे नेचुरल किस्म के मैंगो हैं। तो भाई जबरदस्त है। मैं सोच रहा हूँ कि वैसे पाकिस्तान रह रहे कि मैं भी अजीब बातें करने लग गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सिम्पसन फ्रूट शॉप खोल लूँ वहाँ पे। तो सिम्पसन जो है वो एक फ्रूट शॉप, और जनरल स्टोर मेरा माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, वो रनिंग में है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ फ्रूट शॉप खोल लूँ, यहाँ से भेजूंगा मैंगो और वहाँ दुकान पे रखवा के वहाँ दुकान पे जो है वो बेचा करूँगा मैंगो, और ऊपर लिखूंगा मैंगो तो मुल्तान के सिम्पसन की तरफ से, इस तरह लिख लो के ना लोगों को अट्रैक्ट करूँगा। तो अब ये वाली बिजनेस इनकम भाई फॉरेन सोर्स है, ये भी फॉरेन सोर्स है, बिकॉज बिक तो मैंगो बाहर के मुल्क में रहे हैं ना, तो ये भी फॉरेन सोर्स इनकम है। लेकिन इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा
क्योंकि ये पाकिस्तान की वजह से आप कमा रहे हैं, ना कि बाहर रहने की वजह से। अगर वो बाहर वाली बाहर कमाई जा रही थी वो और बात थी, लेकिन इसमें तो आप मटेरियल भी पाकिस्तान वाला सप्लाई कर रहे हैं सारा, तो फिर आपको इस पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इट इज नेवर टेस्टेड बाय कैप 2 का ए, क्योंकि कोई खास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ऐसा होता नहीं है अक्सर। हाउएवर अंडर फॉलोइंग अच्छा इंग्लिश बड़ी अजीब है, इंग्लिश को मैंने सही कराना है। However, under following circumstances, foreign source income will be chargeable, टैक्स देना पड़ेगा। Any income, इनकम से बाद foreign source लिखें, any foreign source income derived from a business established, आगे लिखें established, उसके आगे लिखने outside पाकिस्तान due to presence, फिर इन पाकिस्तान लिखा रहने दें, समझिएगा जरा। एस्टेब्लिश्ड और इन पाकिस्तान के दरमियान में एक लाइन लिखें, एस्टेब्लिश्ड के डी के आगे लिखें आउटसाइड पाकिस्तान ड्यू टू प्रेजेंस, अब वहीं पे वापस आ जाएं, इन पाकिस्तान पढ़ें जी। अब हाउएवर अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस फॉरेन सोर्स इनकम विल बी अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चे कहते हैं एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान का मतलब है ये पाकिस्तान की दुकान है, और भाई कैसे, वो ऊपर पहली लाइन में लिख रहा है हाउएवर फॉलोइंग फॉरेन सोर्स इनकम्स विल बी चार्जेबल, तो इसलिए लॉ बड़ा कंफ्यूजिंग बना हुआ है। इंग्लिश आपको सही करा दी है। हाउएवर फॉलोइंग फॉरेन सोर्स इनकम विल बी चार्जेबल, एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ द पर्सन एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड पाकिस्तान ड्यू टू प्रेजेंस इन पाकिस्तान। तो लिखें, अगर पाकिस्तान में रहने की वजह से बाहर कोई कारोबार शुरू किया तो वो टैक्सेबल है, अगर पाकिस्तान में रहने की वजह से बाहर के मुल्क में कारोबार शुरू किया तो वो टैक्सेबल है। और नाम हालात में क्या एज्यूम करेंगे, पाकिस्तान में रहने की वजह से शुरू नहीं हुआ, ओके। नेक्स्ट पेज, सेक्शन 51, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। मुझे डर है कहीं हम कल सेल्स टैक्स शुरू ना कर दें। ओहो 30 नंबर का पेपर में तकरीबन सवाल आता है। ओके जी, ये सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब शुरू होने लगे। सेक्शन 51, सेक्शन 50 ने हमारा टाइम लिया, 51 भी काफी टाइम लेगा। जी, आउट स्टेशन वाले जब घर जाते हैं तो कितनी देर तक उनका प्रोटोकॉल होता रहता है, यानी कितनी दफा उनके लिए स्पेशल खाना बनता है? एक बोला एक दफा, और कोई 2 दफा, वही बोला रात को भी चल जाता है ना, दोपहर को पकाओ, तो 2 दफा तो कर ही लेना, इतना तो ना करें। डेली प्रोटोकॉल ठीक है, दाल वगैरह के साथ अच्छी सी चटनी बन जाए, सलाद बन जाए, आप उसे भी प्रोटोकॉल समझते हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन आम हालात में मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं कर रहा। ओके, जो हजरात पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे और अब वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान आना है, तो फिर उनको गवर्नमेंट के लेवल पे प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि चलो भाई, हेडिंग सेक्शन की है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स थे पाकिस्तानी, जम्मे पले खेले कूदे, आला तालीम हासिल की कराची से, थे पाकिस्तानी, लेकिन बाहर चले गए हुए थे, अब कहां वापस आ गए? पाकिस्तान में वापस आ गए। तो पाकिस्तान वापस आने पर इन्हें वार्म वेलकम किया जाएगा और इनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा 2 टाइम, सिर्फ दोपहर के टाइम और रात के टाइम नहीं, 2 साल इनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा
और 2 साल इनकी खिदमत की जाएगी और इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पेक्ट दी जाएगी और इनके घर तैयार खाने नहीं आएंगे। लेकिन क्या होगा ये सुन लीजिएगा। एक साहब हैं मिस्टर कामरान, मिस्टर कामरान, मिस्टर अल्ताफ भाई, फर्ज करें पाकिस्तान आ गए, मिस्टर अल्ताफ, अगर वो पाकिस्तान आएंगे उनको कहा जाएगा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। तो 2 साल क्या देंगे? प्रोटोकॉल। 2 साल उनको प्रोटोकॉल देना है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए लफ्ज़ यूज किया था कि आपके जहन में एक मिसाल आ जाए, वरना कामरान को तो शायद आपके साथ वाला नहीं जानता था, उसका सिर्फ मुझे ही पता था क्योंकि कामरान आया हुआ है आजकल। ओके, अच्छा भाई, अब ये इनकम जो है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जल्दी जल्दी उठा दें साथ वाले को। इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान में भी कमा सकते हैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस बाहर के मुल्क में भी कमा सकते हैं। कराची के अंदर भी इनकम कमा रहे और बाहर के मुल्क में भी इनकम कमा रहे। ओके, लाख समझ लें, मिलियन समझ लें, अरब समझ लें, जो आपका मेटीरियलिटी लेवल है वो समझ लें। अच्छा, अब नहीं, पाक रुपीज में कन्वर्टेड है, डॉलर नहीं है। पाक रुपीज में कन्वर्टेड होगी तो जमा कर सकेंगे, वरना नहीं। डॉलर नहीं, बोंगी नहीं मारनी, जो समझने समझे उस तरह, लेकिन ये बोंगी नहीं मारनी डॉलर। अच्छा क्योंकि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि अगर फॉरेन करेंसी में अमाउंट होगी तो उसे स्टेट बैंक के रेट पर कन्वर्ट करेंगे। बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी, इनके सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूं लेकिन रहने दें आप। ओके, अच्छा जी, अब सवाल ये है कि ये साहब जी मुल्क बताएं आजकल कहां थे? लंदन, लंदन में। और यहां से ऑनवर्ड्स यहां बुलाएंगे, यहां से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आ गए। ओके, तो ही विल बी कॉल्ड एज गोइंग एक्सपेट्रिएट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ठीक है जी। इस साल ये कौन है? नहीं, अल्ताफ तो हैं, इस साल ये कौन है? लंदन, नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये साहब लंदन में है तो ही विल रिमेन। अच्छा, इस साल भी देखें नॉन रेजिडेंट है भाई। ये आखिरी 2-3 महीने सिर्फ इनका स्टे पाकिस्तान में है, डेट्स वाई इस साल भी ही विल बी कंसिडर्ड एज, एंड इन दिस ईयर, एंड इन दिस ईयर। अच्छा, अब जनरल रूल बता दें क्या है। क्या रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के रूल्स डिफरेंट हैं? जी बिल्कुल। जो बंदा नॉन रेजिडेंट होता है उसके लिए जनरल रूल क्या है? सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल। ये बात कहां पढ़ी थी? ये बात चैप्टर 4 के अंदर पढ़ी थी कि नॉन रेजिडेंट्स की कौन सी इनकम माफ है? फॉरेन सोर्स इनकम माफ है। अब मैं नॉन रेजिडेंट्स की फॉरेन सोर्स इनकम माफ करने लगा हूं चैप्टर 4 की रोशनी में। नॉन रेजिडेंट फॉरेन सोर्स इनकम माफ बस कितने एवे तो नहीं यार। अब इसे प्रोटोकॉल देने दें, प्रोटोकॉल 2 खाने इसको खिलाएं, प्रोटोकॉल। बस इट्स ओवर। अब ये फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स दिया करेगा, अब ये फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स दिया करेगा।
तो जब नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगले 1 साल, देखें रेजिडेंट तो है, रेजिडेंट के लिए तो जनरल रूल है कि पाकिस्तान वाले इनकम पे भी टैक्स देना है, बाहर के मुल्क वाले इनकम पे भी टैक्स देना है, ठीक है। लेकिन अब इसको बेनिफिट दें आप 2 साल, इसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या कर दें, माफ कर दें। ये आपने किस बुनियाद पे माफ की, ये वाली, ये आपने माफ की सेक्शन 11 के पॉइंट नंबर 6 की रोशनी में, ये सेक्शन 11 के 6 की रोशनी में माफ की, चैप्टर 4 में ये था। और ये जो आपने माफ की, ये जो आपने माफ की, ये जो आपने माफ की, ये जो आज हम सेक्शन पढ़े हैं ये वो वाला है, बोले 51 का, अभी पढ़ा नहीं वो पढ़ा, 51 का 1, ये माफ नहीं है, ये जनरल रूल लगेगा। जनरल रूल क्या है कि रेजिडेंट की पाकिस्तान भी टैक्सेबल है, और जी आप बता दें भाई टैक्सेबल इनकम इसकी कितनी है, 7, ठीक है। यू हैव 2 minutes टू नोट इट अप। अच्छा, ये मैं अगर थोड़ा बहुत कोई ब्लैक लाइन को रेड कर दूं बीच में, ये देखें ऐसे ही थोड़ा बहुत ब्लैक लाइन को रेड कर दूं, रेड लाइन है ना पाकिस्तान में आने के लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत की है ना रेड, रहा तो नॉन रेजिडेंट ही है ना, कुछ थोड़ा बहुत तो कभी जलसे जुलसे के लिए आ ही जाता है ना, तो थोड़ा बहुत नहीं, उससे नहीं होगा। गलत बात ना किया करो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से बन जाएगा, नो, गलत कॉन्सेप्ट, गलत। ओके, नॉन रेजिडेंट तो थोड़ा बहुत आने की इजाजत है, लेकिन इतना ना आ जाए कि रेजिडेंट ही बन जाए, फिर मसला हो जाएगा। जी ये सेक्शन किन लोगों को बुलाने के लिए है, जो हैं ही बाहर, उन्हें कह रहे हैं यार खुदा के लिए आ जाओ, 2 साल आपको मिठाई खिलाएंगे। आप तो कल तक नोट करते रहेंगे, मैं पहले पढ़ दूं जरा, फिर उसके बाद आप हजरात नोट कर लीजिएगा। यूपी का न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा है आज टेस्ट। ओके, सेक्शन 51, एक दफा और का साथ वाले ने भी याद दे देने टेस्ट। सेक्शन 51, फौरन खुदा के लिए टेस्ट देके जाइएगा, हाथ खड़ा करें, टेस्ट नहीं देना, कोई या कर, कोई शर्म कर। वालिदैन पूछे हाथ खड़ा करें, कौन सा बेटा मेरी नाफरमानी करे, अबू मैं खुदा का। ओके, सेक्शन 51,
जी फर्मा बरदार बच्चे हाथ खड़ा करें, टेस्ट देके जाएंगे। ये जबरदस्त, ये 100% अटेंडेंस, जबरदस्त जबरदस्त। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ भरजे टेस्ट रूम, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ कुर्सी नहीं है, हमें जगह दे दो, ये मैं कपड़ा डाल के बैठ जाता हूँ, मुझे टेस्ट देने दो, खुदा के लिए मेरा फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है। सेक्शन 51, एनी फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा इसमें शर्तें सुन लें, सिर्फ 2 शरायतें, इसके लिए सिर्फ 2 शरायतें इस बेनिफिट को लेने के लिए। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, 2 शर्तें हैं सिर्फ, आपके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप होनी चाहिए और आप मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट हो। ये 5 साल हैं, ये 5 साल है, 1 2 3 4 5, ये भाई 5 साल नॉन रेजिडेंट है। 4 भी होते गुजारा चलना था, 3 होते गुजारा नहीं चलना था। तो पेपर में जो सवाल आता है उसमें ये लिखते हैं 6 साल से नॉन रेजिडेंट है, 10 साल से नॉन रेजिडेंट है, 20 साल से नॉन रेजिडेंट है। तो पेपर में वो एग्जैक्ट 4 साल लिख दे, आपके तो जहन में आ जाएगा ये वो वाला सेक्शन था। तो इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए कितनी शरायतें? 2। नंबर 1, आपका स्टे, आप नॉन रेजिडेंट कितने अरसे रहे? 4 साल, और सिटीजनशिप कहां की हो? पाकिस्तान की। फिर जब वापस आए ये तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। 15 साल बाद वापस आए, 20 साल बाद, वो आपकी मर्जी है। कम से कम 4 साल मुसलसल आपको क्या होना चाहिए? कौन से 4? कोई से भी, या जब आके रेजिडेंट बने उससे पिछले, जब आके रेजिडेंट बने उससे एग्जैक्ट पिछले 4, कोई से 4 नहीं, एग्जैक्ट पिछले 4। अब फॉरेन सोर्स इनकम माफ क्या होने लगी है? माफ क्या होने लगी है? फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान किसी सूरत में माफ नहीं, वो पिछले में भी माफ नहीं थी। पाकिस्तान माफ नहीं, सिर्फ माफ क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय, इस सेक्शन में पाकिस्तानी नाम होंगे मेरे तो ख्याल से। सिटीजन है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी नाम के होगा ना, अमजद, रशीद, अकरम वगैरह। और वो जो पिछला सेक्शन था उसमें पाकिस्तान नौकरी करने बाहर से आया था, तो उधर बंगाली, जर्मनी और इंग्लैंड वाले नाम होंगे। तो आज तक जो हुआ है वो मैं बता रहा हूं, हकीकत कुछ और भी हो सकती है, कोई बंदा पैदा ही इधर हुआ वो और बात है, लेकिन आम हालात में आईके भी सीधा टेस्ट करता है। इस सेक्शन में पाकिस्तानी नाम रखता है अक्सर, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं वो पाकिस्तानी लोग गए होंगे ना, और उस वाले सेक्शन में नाम ही जोसेफ से शुरू होते हैं। ओके, एनी फॉरेन सोर्स इनकम, ये थोड़ा सा हिंट दिया मैंने आपको, लेकिन ये 100% बात नहीं है। कोई पैदा इधर हुआ है, वो उसका नाम ही अम्मी ने जॉन रख दिया, तो मैं क्या करूं, वो पाकिस्तान का ये गया बाहर हुआ है। लेकिन आम हालात में ये झटका तरीका भी चल जाता है। एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर हु वाज, तुम कौन हो? हु वाज, तुम कौन हो? तुम कौन हो? हु वाज नॉट अ रेजिडेंट, मैं रेजिडेंट नहीं था। इन एनी, एनी से मुराद है किसी में भी नहीं था। तो एनी आपके लिए मुश्किल लफ्ज है, असल लफ्ज आपके लिए जो आसान है वो ऑल है। लेकिन एनी से मुराद है कोई सा भी साल, किसी साल में भी पाकिस्तान नहीं आ सकते। आप आ सकते हैं, आके रेजिडेंट नहीं बन सकते। हु वाज नॉट अ रेजिडेंट इन ऑल ऑफ द 4 years, 4 साल कौन से? Preceding the year in which he became resident. Can you tell me the year in which he became resident? Preceding वाले, this was enough. अगर इसमें रेजिडेंट होता तो खैर थी। This was enough. ये है बेनिफिट देने की कंडीशन। 10 पे मैं नहीं लगाऊंगा सर्कल। This was enough to avail benefit. 11 तक वो पाकिस्तान बाहरी था। This is enough for giving him benefit. अगर इन चारों में एक में भी रेजिडेंट हो जाए तो मसला है। हाँ वो तो वो मसला आए 182 डेज रुके, चला जाए 182 डे। कितने सी इन विच द इंडिविजुअल बिकेम रेजिडेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आपने मुर्गा इसको कितने दिन खिलाना है? 2 साल। इन द टैक्स ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट, ये लिखें 15, एंड द फॉलोइंग टैक्स ईयर, यहां लिखें 16। समझ आई? इन द टैक्स ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट एंड इन द, व्हाट इज द टैक्स ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट? बच्चे जो गलती करते हैं पेपर में वो सुन लें। बच्चे लिख के आते हैं
इन द ईयर इन विच ही केम पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट ईयर। फिर तो आप 14 और 15 की माफ करेंगे सिर्फ। इन द ईयर इन विच ही केम पाकिस्तान नहीं, इन द ईयर इन विच ही केम पाकिस्तान, इन विच ही केम पाकिस्तान, फिर तो 14 बन जाएगा। इन द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट एंड द फॉलोइंग टैक्स ईयर। ताहिर वाला सवाल बिजनेस वाला किया था किसी ने? हाथ खड़ा करें। होमवर्क में दिया था चैप्टर 19 का, भूला है? कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 20। यही लिखने भूल जा रहे हैं आपको। अब वो सवाल आप पूरा कर सकते हैं। उसमें मैंने कहा था एक एडजस्टमेंट छोड़नी है, वो एडजस्टमेंट अब जाके पढ़िएगा आप। चैप्टर 19 का क्वेश्चन 20 कितने लोग आज करके आएंगे? नहीं करके आ सके, आज कराइएगा। बिजनेस का एक सवाल था। अच्छा वेट दोबारा पढ़ लें। माफ क्या होनी है? बाहर की इनकम। कमाई किसने है? सिटीजन ने। वो कितने साल से बाहर है? 4 साल से बाहर। 4 साल कब से गिनने शुरू करने हैं? इन विच ही बिकेम रेजिडेंट, उससे पिछले 4 साल। रेजिडेंट कब बना? बिकेम रेजिडेंट को अंडरलाइन करके 15 लिख लें। बिकेम रेजिडेंट को, बिकेम अ रेजिडेंट को अंडरलाइन करके 15। शैल बी एग्जाम्ड किस साल? जिस साल आया उस साल? नहीं, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल। वो कौन सा साल है? और उससे अगला 1 साल, 2 साल इसकी फॉरेन सोर्स इनकम माफ है, पाकिस्तान माफ नहीं है। अब ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन 4 का B2 अल्लाह करे हो जाए आपसे, बहुत ही अच्छा अगर हो जाए तो। क्वेश्चन 4 का 2